सुबह सुबह मेरा 2 कमरों वाला घर कचरे का ढेर दिखता है। पति को ऑफिस, बेटे को स्कूल और दोनों बेटियों को कॉलेज जाने की हड़बड़ी रहती है, इसीलिए वो सारे सामान को जैसे तैसे फेंक कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मैं घर की साफ सफाई करती हूँ। रात में खानी मूंगफली के छिलकों को उठाकर डस्टबिन में डालने जा ही रही थी कि मेरा मोबाइल बज उठा। सुबह सुबह घर के इतने सारे काम के ऊपर ये मोबाइल कंपनी वाले लेटेस्ट गाने की सुविधाओं के साथ फ़ोन करके परेशान कर देते हैं। मैंने थोड़े गुस्से से फ़ोन पर नज़र डाली तो गुस्सा जले काफूर की तरह उड़ गया। फ़ोन बड़ी नंद का था। मन में थोड़ा सा डर समा गया कि क्या बात हो गई कि जो दीदी ने इतनी सुबह फ़ोन किया। वे ज़्यादातर फ़ोन दोपहर में करती हैं। हाँ, प्रणाम दीदी, सब ठीक तो है? नहीं कविता, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? मैं घबरा गई कि कोई बुरी खबर न सुनने को मिले, क्योंकि ज़्यादातर दिल दहला देने वाली खबरें सुबह ही मालूम पड़ती है। खैर दीदी बताने लगी, देखो ना कविता, माही की तबीयत खराब है। उसकी सहेली बता रही थी कि वो रात भर जगी रहती है। पूछने पर कहती है कि उसे नींद नहीं आती, बेचैन रहती है। उसे कब से ऐसा हो रहा है दीदी? 2-3 महीनों से। दीदी सुबुक पड़ी। अरे दीदी, आप रोती क्यों हैं? मैं हूं ना, मैं आज उससे मिल लूँगी। और मैंने घड़ी में देखी तो 9 बज रहे थे। अब तो वह कॉलेज चली गई होगी। आप चिंता ना कीजिए, शाम को उससे मिलकर मैं आपको फ़ोन करूँगी। चाय नाश्ता किया आपने? नहीं, अभी तक तो आप भूखी होंगी, जाइए नाश्ता कीजिए। मैं भी सारे काम करके नहाने जा रही हूँ, टेंशन न लीजिए, कह के मैंने फ़ोन बंद कर दिया। घर के काम करने के साथ ही माही के मेरे दिमाग में घूमने लगी, अच्छी भली लड़की को यह क्या हो गया है? हमारे सभी रिश्तेदारों के बच्चों में वह सबसे ज़्यादा तेज तर्रार, पढ़ने लिखने वाले, खेल कूद में सबसे अव्वल। अभी वह इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष में है। हमेशा अपने बेटे और 2 बेटियों को उससे कुछ सीखने की बात करती हूँ, पर वे तीनों बहरे हो जाते हैं। मैं फालतू में उन पर हर महीने 8-10 हज़ार रुपये खर्च करती हूँ। दोपहर में दाल चावल बनाकर सत्तू की पूरियाँ और चने की सब्जी बनाई ताकि माही भी खा ले। उसे सत्तू की पूरियाँ बहुत पसंद है। हॉस्टल में ये सब कहाँ मिलता है। मैंने फ़ोन कर उसे अपने आने का प्रोग्राम नहीं बताया, एक तरह से उसे सरप्राइज देना था। घर बंद करके चाबी बगल वाली आंटी को दे दी। पति और बच्चों के पास फ़ोन कर दिया। हॉस्टल शहर से 26-27 किलोमीटर दूर है, जहाँ जाने के मैं 2 बसें बदलनी पड़ती है। बस के भरने में घंटे लग जाते हैं। यही कारण था कि मैं माही से मिलने जल्दी नहीं जाया करती थी। करीब 4 बजे हॉस्टल पहुंची। लड़कियां ट्यूशन के लिए जा रही थी। नमस्ते मामी जी। माही की सहेली भारती मुस्कुराई। खुश रहो बेटा। माही कहाँ है? अपने कमरे में, अच्छा कहकर मैं वार्डन रमा के केबिन में चली गई। रजिस्टर में साइन कर सीढ़ियाँ चढ़ी, माही के कमरे में दाखिल हुई। देखा लाइट बंद थी। वह छत पर टकटकी लगाए पलंग पर लेटी थी। मैं दबे पांव पीछे से उसके पास गई और उसकी आंखों को अपने हाथों से ढक दिया। कौन है? वह हड़बड़ा कर पहचानो। अरे मामी जी, आप। आवाज़ पहचान कर उसके सूखे अधरों पर मुस्कान फैल गई। उसने लाइट जलाई। मैं पलंग पर बैठ गई। मेरे हाथों से उसके आंसू लग रहे थे। रो रही थी। रो रही थी क्या? नहीं तो। उसने आंखें पोंछ ली। मैंने उसे ध्यान से देखा। सूखे फूल की तरह मुरझा गई थी वह। आंखें लाल थी, बाल भी बिखरे हुए थे। क्या हो गया तुम्हें? बिल्कुल मरियल दिख रही हो। सुबह में दीदी, मतलब तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम मेरे पास चली आती या अपने घर चली जाती। डॉक्टर को दिखाया? क्या बोला?
दवा ले रही हो? एक ही बार मैंने सवालों की झड़ी लगा दी। अरे मामी, मैं ठीक हूँ, आप परेशान न होइए, रुकिए, आपके लिए चाय लाती हूँ। माही अपने हल्के भूरे बालों को समेटते हुए पलंग से उतरने लगी। मैंने कहा, कहीं मत जा, मैं चाय पीकर आई हूँ, तुम्हारे लिए सत्तू की पूरियाँ लाई हूँ, खा लो। मैंने उसे लंच बॉक्स पकड़ाया, यह सोचकर कि वह वहाँ खा लेगी, जैसे पहले मेरे सामने ही निकाल कर खा जाया करती थी और मेरी तारीफ करती कि मामी जी, आप कितना अच्छा खाना बनाती हैं। साथ में यह फरमाइश भी करती कि अगली बार गुजिया लाना। मैं भी उसकी फरमाइश पूरी करती, पर ये क्या, बाद में खा लूँगी कहकर उसने लंच बॉक्स बगल में स्टूल पर रख दिया। लंच बॉक्स रखते हुए एक किताब नीचे गिर गई। किताब के अंदर रखी दवा फर्श पर बिखर गई। मैंने उसे झट से उठाकर देख लिया। यह तो नींद की दवा है, क्या तुम्हें नींद नहीं आती? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। वह नजरें मिला नहीं पाई। ऐसी क्या बात है? आप बैठिए ना, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। तुम पियोगी नहीं तो बस मेरे पास बैठो, मुझे जल्दी निकलना होगा। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? कुछ खास नहीं। पता नहीं क्यों माही मुझसे नजरें मिलाकर बात नहीं कर रही थी। मैं जब इससे पहले मिलने आती थी तो चहक कर मुझसे मिलती, एक दोस्त की तरह हॉस्टल और सहेलियों की हर छोटी बड़ी बातें मुझसे शेयर करती। शुरू से ही यह मेरे किताब करीब रही है और मैं भी इसके उतना ही प्यार करती हूँ, पर पता नहीं क्यों आज का माहौल कुछ बदला बदला सा था। वह जवाब देकर चुप हो जाती, लगता कहीं खो गई है। उसे देखने से ही पता चल रहा था कि हो न हो ऐसी वैसी जरूर कोई बात है, पर इसके दिल की बात कैसे जानूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी रूम पार्टनर भारती आ गई। मामी जी, इसके साथ ले जाओ, रात भर कमरे में टहलती रहती है। पूछने पर कहती है कि नींद नहीं आती, बेचैनी होती है। मैंने ही इसे नींद की दवा लाकर खाने को कहा है, ढंग से खाना नहीं खाती। पढ़ा लिखना भी पूरी तरह से ठप कर बैठी है, लग रहा है इसे लवेरिया हो गया है। वह कहकर हंसती हुई चुप भारती जो मुंह में आ रहा है बकती जा रही है। माही का चेहरा तमतमा गया। अरे मुझसे नहीं, कम से कम मामी जी से उस लवर का नाम बता दे, ताकि इस लगन में ये तेरा बड़ा बेड़ा पार करवा दें। हंसते हुए भारती बैडमिंटन लेकर बाहर निकल गई। मैं मुस्कुरा पड़ी। इडियट कहीं की, माही भुनभुनाई। शायद यही बात हो। यह सच कर मैंने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर पूछा, कोई लड़का है तो बोलो, मैं दीदी से बात करूँगी। कोई नहीं है, उसने हाथ खींच लिया। मैंने उसकी टुड्डी ऊपर उठाई। सच बता, आखिर क्या बात है? मैं तुम्हारी मामी हूँ। कोई बात मेरे दिल में घर कर गई है, इसीलिए तू नींद की गोलियाँ खाती है। बता क्या बात है? मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरी हर बात अपने दिल में दफन कर लूँगी। तू मुझे दोस्त मानती है ना? बता मेरी बेटी, तूने कोई गलती की है या जो तेरी यह हालत हो गई है? देख, कहने से दुख हल्का होता है। शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊँ। बताना, कोई प्यार वार का चक्कर है या कोई हॉस्टल की प्रॉब्लम? मैं 10-15 मिनट तक यही दोहराती रही ताकि वह अपने दिल की बात बता दे। फिर भी माही कुछ नहीं बोली तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। जब तू मुझे कुछ बताएगी नहीं तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है। मैं उठ गई। माही ने सिर उठाकर कहा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। आंसू देखकर मैं घबरा गई, मगर उसकी जबान खुलवाने के लिए बोली, मैं जा रही हूँ कहकर फिर आगे बढ़ी।
वह उठकर मुझसे लिपट गई और बिलबिलाह बिलाह कर रोने लगी। मुझसे एक गलती हो गई है। कैसी गलती? एक आदमी से संबंध। लगा कि मैं चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी। मेरा दिमाग एक क्षण के लिए सन्न हो गया। हाथ पांव कांपने लगे कि यह क्या कर दिया। मैंने सोचा था किसी लड़के से प्यार होगा, पर यहाँ तो मैं खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। मुझे माही पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर उसे काबू करके उसे सारी सच्चाई जानना मैंने ज़रूरी समझा। उसे पलंग पर बिठा के मैं खुद भी बैठ गई। वह फूट फूट कर रो रही थी कि मैंने सोचा अगर मैं अभी उसे बुरा भला कहूँगी तो हो सके कि मेरे जाने के बाद यह कहीं गले में फंदा ना डालकर फांसी पर न लटक जाए या हॉस्टल के छत से कहीं कूद जाए। अंत मैंने उससे सारी बातें कोमलता से पूछी। माही ने बताया कि वह अक्सर हॉस्टल के बगल में चंदन स्टेशनरी में फ़ोटोकॉपी कराने जाती थी। नोट्स या सर्टिफिकेट को हमेशा फ़ोटोस्टेट कराने की ज़रूरत पड़ती ही रहती। हॉस्टल की सारी लड़कियां उसी दुकान पर जाती। MA स्टेशनरी और फ़ोटोस्टेट के साथ साथ मेल कुरियर बूथ और स्टूडियो को मिलाकर 4-5 बिजनेस एक ही में थे। मालिक चंदन के घर में ही दुकान थी। उसने एक नौकर रखा था। चंदन की पत्नी रीता भी दुकान देखती। रोज आते जाते सभी लड़कियों के साथ माही की भी दोस्ती रीता और चंदन से हो गई थी। कभी कभी रीता को उसे नाश्ता भी करा दिया करती। उसके 4 और 6 साल के 2 बेटे थे जिन्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए वह एक अच्छा टीचर ढूंढ रही थी। रीता ने भारती से बात की। पढ़ाई से शाम को जो भी 1-2 घंटे फुर्सत के मिलते थे उन्हें भारती बच्चों को पढ़ाकर अपनी उछल कूद बंद नहीं करना चाहती थी। अंत उसने माही को राजी किया। उसे बच्चों को पढ़ाने का शौक था। वो पढ़ाने लगी। रीता और चंदन से हंसी मजाक होता। बच्चों को पढ़ाने के कारण उसमें और इजाफा हुआ। चंदन तो 2 बच्चों का पिता, मगर वह बिल्कुल नौजवान और हैंडसम लगता था। माही भी 20-21 साल की यौवन की दहलीज पर खड़ी छरहरे बदन खूबसूरत लड़की थी। माही जब बच्चों को पढ़ाती या चंदन ग्राहकों के बीच रहता तो दोनों एक दूसरे को चोर नज़र से देख लेते थे। दोनों अपनी उम्र की स्थितियों से अवगत थे, मगर फिर भी विपरीत लिंगी आकर्षण की तरफ बढ़ चुके थे। एक दिन अचानक रीता के पास फ़ोन आया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटलाइज में एडमिट है। वह घबरा सी छोटे बेटे को लेकर अकेले ही मायके चली गई। शहर के एक विधायक के बच्चों का किसी ने अपहरण कर लिया था। फिर क्या था, उसके चमचों ने शहर की सभी दुकानों को बंद करवा दिया और जुलूस निकाल कर अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए पुलिस से उलझ पड़े। चंदन अपनी दुकान बंद कर घर के कामों में जुट गया। रसोई और कपड़े लत्ते बिखर गए थे। वह उन्हें समेटने लगा। शाम को ही माही बच्चों को पढ़ाने आई। उसने दुकान बंद होने का कारण पूछा। छोटे भाई के नानी गांव जाने पर बड़ा भाई पढ़ना नहीं चाहता था। माही किसी तरह उसे पढ़ा रही थी। बनियान और लुंगी पहने चंदन चाय लेकर आया। लो माही, चाय पियो। दीदी कब आएंगी? कप लेते हुए माही की उंगलियां चंदन से छू गई। दिल धड़क गया। कल परसों तक आ जाएगी। चंदन वहीं बैठकर खुद भी चाय पीने लगा। चाय बहुत अच्छी है। माही मुस्कुराई। शुक्र है आप जैसी मैडम को मेरी बनाई चाय अच्छी लगी, नहीं तो। चंदन हंसकर बड़े बेटे ने देखा कि पापा और मैडम बातें कर रहे हैं तो वह फर से बाहर भाग गया। अरे रे रे अमृत! माही कप रख कर हड़बड़ी में उसे पकड़ने के लिए दौड़ी कि अचानक उसका पैर फिसल गया।
वह गिरती उससे पहले ही चंदन ने उसे थाम लिया। क्या मोहतरमा मेरे ही घर में अपने हाथ पैर तुड़वाने के इरादे हैं? कहकर उसने उसे पलंग पर बिठाया। जब चंदन ने माही को थामा तो उसके दिल की धड़कनें जोर जोर से चलने लगी थी। वह मुंह पर हाथ रखकर अपने आप को नॉर्मल करती हुई उसे नजरें मिला नहीं पा रही थी। उसके पैर से नामिका उंगलियां की थोड़ी चोट लग गई थी जिसे वह सहलाने लगी थी। उंगली दर्द कर रही है क्या? चंदन ने पूछा। हाँ, लाओ ठीक कर दूं। चंदन ने उंगली पकड़कर एक झटके से खींची। माही की हल्की चीख निकली और उंगली बजी। लो, हो गया ठीक। तुम्हारे चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत तुम्हारे पैर हैं, बिल्कुल रुई की तरह नर्म और सफ़ेद। पंजे पर हाथ फेरते हुए चंदन ने कहा। माही सिहर गई और कुछ भी बोल गई। वह भी, आपकी तो छाती के ये काले घने बाल आसमान में छाए काले बादलों की तरह सलोने हैं। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो गलत बोल गई तो मारे शर्म के पानी पानी हो गई। बोली, सॉरी, मैंने तो गलत बोल दी। चंदन के लिए यह तारीफ मौन प्रेम निवेदन के लिए काफ़ी था। उसने उसे चूम लिया। आग के समान घी कब तक जमा रहता है? पिघल गई। माही दोनों समझ रहे थे कि ये गलत है मगर दोनों के दिल बेकाबू थे।